प्रधानमंत्री वैसे कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। इनके मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, उनका स्टेटमेंट है कि हम यहाँ जो आए हैं वो भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इनके जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी सुप्रीम कोर्ट से, और उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है नीली क्रांति, जो ख़ास तौर से बहुजन समाज और वंचित मूल निवासी और महिलाओं पर जब जुल्म होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम भी करते हैं, कोर्ट से लेकर के और सड़क तक। तो आज बात करेंगे उनसे उन्नाव में जो शेड्यूल कास्ट समाज की जो दो लड़कियां जो मर गई हैं और जिसमें एक अभी ज़िंदगी से जूझ रही है। जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्यों ऐसे हादसे इस देश में बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जब से ये भाजपा की जो सरकार बनी है तब से इस तरह के हादसे बहुजन समाज के साथ खास तौर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर, आपका क्या मानना है, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं देश में? देखिए, जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उनकी सरकार में ही सबसे ज़्यादा जो बेटियां हैं वो असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है उन्नाव का। आप हाथरस का केस देख लीजिए, आप पूरे देश के अंदर जाएं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर दलितों के साथ में अत्याचार और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, जब उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डाइल्यूट करने का प्लान किया गया तो पूरे देश के अंदर जितने भी SC/ST के लोग हैं या और भी जो इस देश से मोहब्बत करते हैं वो सड़कों पर आए 2 अप्रैल के लिए। 2 अप्रैल सड़कों पर आए, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ, उसमें 13 बच्चे शहीद हुए और लाखों लोगों पर FIR दर्ज हुई, जो जेल में जाने का काम हुआ लोगों का। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो हमारे कानून है, हमारे अधिकार है, उनको कमज़ोर कर रही है और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सरकारें महिलाओं पर और SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको नहीं रोक सकती, वो सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है। प्रधानमंत्री वैसे कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, मुझे गोली मारो। वो प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि उनके ही शासन में दलितों पर जितने अत्याचार बढ़े हैं उतने कभी नहीं बढ़े हैं। यहाँ सर मैं एक चीज़, और आपने जो ये प्रधानमंत्री, एक बहुत पुराना बयान है उनका, जी, आई थिंक गुजरात में जो ऊना के आसपास जो कांड हुआ था उसके बाद एक मीटिंग उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर ये सवाल नहीं उठता कि जब आपकी सरकार है, प्रशासन आपका है, तंत्र आपका है और पुलिस प्रशासन से लेकर कानून आपके हाथ में है, तो एक प्रधानमंत्री क्या बेबस है क्या? वो प्रधानमंत्री बेबस अपने आप को महसूस करता है कि आप मेरी कमर में कोड़े मारिए, दलितों को मत मारिए। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लॉयर हैं तो आप बहुत अच्छी गहराई से इन चीज़ों में हमारे बहुजन समाज के लोगों, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है अम्बेडकर नेशन चैनल नाम से जाहिर हो जाता है, बहुजन व्यूअर्स है हमारा सारा, ताकि उसको पता लगे कि ये एक्चुअल में ये चीज़ें किस तरह से हैं और किस तरह से कंट्रोल हो सकती हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी उन्होंने वादे किए हैं, इस देश में कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई दलितों को मारना तो मुझे मारो, तो दलितों को और ज़्यादा पिटाई होने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वादे किए कि हम तुमको 15 लाख रुपए देंगे, कोई पैसा नहीं मिला, पैसा और लूट लिए गए लोगों से। प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन निकालेंगे, काला धन तो आया नहीं, जो हमारा धन था वही निकल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला, रोजगार और चले और गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, और बाद में क्या जुमला सरकार है। तो ये जुमलाबाजी करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, किसी की मन की बात सुनते नहीं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो लोग सर सेटिस्फाई हैं। नहीं, जो लोग दोबारा सरकार को क्यों चुना लोगों ने? जो लोग सेटिस्फाई हैं वो भक्त किस्म के लोग हैं। देश लुट रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश को प्राइवेट किया जा रहा है, और प्राइवेट करने की जो इनकी पॉलिसी है कि अगर देश में प्राइवेट कर दे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत था कि देश में नेशनलाइजेशन होना चाहिए, वो तो ख़त्म कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ये ख़त्म करने के लिए आए हैं। इनके मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, उनका स्टेटमेंट है कि हम यहाँ जो आए हैं वो भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इनके जो RSS के प्रमुख हैं उनका भी यही विचार है कि हम जो संविधान है उसकी समीक्षा करने के लिए आए। तो ये सरकार संविधान को ख़त्म करने के लिए आई है। उसका कई उदाहरण हैं। उदाहरण ये भी है कि जो 10% रिजर्वेशन इन्होंने दिया है, 10% रिजर्वेशन की पॉलिसी कहीं भी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा हो, मगर मिनटों में आपने
कुछ लोगों को जो जनरल कम्युनिटी से जो प्रिविलेज लोग हैं उनको आपने तुरंत 10% रिजर्वेशन दे दिया। और जो लोग लंबे समय से पीड़ित रहे देश के अंदर, 3000 साल की गुलामी झेली है और 70 साल से उनको अब रिप्रेजेंटेशन का एक मौका मिला है, तो आपके पेट में दर्द होता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले। तो सारी जितनी भी सरकारी चीज़ें उनको प्राइवेट करते जा रहे हो। प्राइवेट अगर तुम करोगे तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। जब सरकार, बहुत बड़ा तंत्र होता है, सरकार बनाई जाती है, तो सरकार किसी अगर डिपार्टमेंट को नहीं चला सकती तो प्राइवेट कैसे चला जाएगा, सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, जो हमारे पास ट्रेन थी वो भी उन्होंने बेचने का काम किया है। तो ये सरकार है कि ट्रेन बेचेगी, भेल बेचेगी और जो बोलेगा उसे जेल भेजेगी। तो इस सरकार में बोलना भी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम टू स्पीच की बात करता है। जब हम बोलते हैं, इनकी गलत नीतियों को लोगों को बताने का काम करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं। अगर इस देश में मुसलमान बोलता है तो उसको आतंकवादी बोलते हैं। इस देश के अंदर SC ST बोलता है तो उसको बोलते हैं ये नक्सली है। अगर इस देश के अंदर अगर सिख बोलता है तो उसको खालिस्तान बोलते हैं, देशद्रोही बोल देते हैं। तो सारे सर्टिफिकेट इनके पास में हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन जो सर्टिफिकेट देते हैं, हम लोगों को, इस देश के लोगों को इनके सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश में 90% लोग रहते हैं, 85% लोग रहते हैं, ज़्यादा तादाद में रहते हैं, उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने साबित कर दिया कि वो देश से कितना मोहब्बत करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को इस देश में संविधान को अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान से पूरा देश चलता है। ये हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाते तो शायद इस देश के अंदर ये जो चल रहा है वो नहीं चल पाते। और इस देश के अंदर जो बहुजनों में से IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, मेरे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो काला कोट पहन रखा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पहन रखा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर पढ़ने का अधिकार नहीं देते और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं देते तो मैं मेरे जैसे लोग नहीं बनते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग अपने जहाँ मुकाम पे वो नहीं पहुँचते। सर वापस आते हैं उन्नाव केस पर, क्योंकि हम उन्नाव की बात कर रहे थे। उसको आप किस तरह से, जो थ्योरी निकल के आ रही है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वहाँ उसको एक लव एंगल का जो लव एंगल का रूप दे रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अभी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, जो पुलिस की स्टोरी है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो इतने बड़े कारनामे कर चुकी है। वहाँ पर आपने ठोको सरकार है वो, तो ठोको सरकार की जो पुलिस है, वो पुलिस से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जो 3 लड़कियां हैं, जो हमारे बीच में 2 लड़कियां भी हैं नहीं, तो तीसरी हमारी जो बहन है, वो जब तक ठीक नहीं होगी, हमारी डिमांड भी है कि उस बच्ची को दिल्ली में एम्स में रेफ़र किया जाए, क्योंकि एम्स में उसे अच्छा इलाज दिया जाएगा तो वो स्वस्थ होगी तो वो पूरी घटना को बताएगी। जब तक वो लड़की, जो आई विटनेस भी है क्या हुआ उस समय, तो जब तक वो लड़की अपना स्टेटमेंट नहीं देगी, जब तक हमें विश्वास नहीं है पुलिस की थ्योरी पर। क्योंकि पुलिस ने जो हाथरस में किया, जी आपके सामने है कि वो कहते रहे कि नहीं कुछ ऐसा ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और लड़की को जान देनी पड़ी अपनी, और फिर 2 बजे लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। तो इंसानियत नहीं है इन पुलिस वालों में। ये पुलिस वाले कुछ ना कुछ छुपाने का काम करते हैं। और ये सोचना पड़ेगा आपको, इस देश के अंदर क्या हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, कि उनके साथ ही क्यों बलात्कार होते हैं? क्योंकि जो सरकार में वाले केंद्र में, मुझे याद है सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूं बीच में, जो सरकार में, एक मैं कंप्लीट करता हूं, जो सरकार में बैठे हैं वो गुंडों को संरक्षित करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी वारदात होती है। नहीं तो पुलिस चाहे तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो आप एग्जाम्पल के तौर पे बहन कुमारी मायावती जी के टाइम का शासन देख सकते हैं। बिल्कुल। कि वहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, क्राइम कम हुआ था। तो नहीं, मैं हाथरस की जो आपने बात की, हाथरस में जब बहुजन एक्टिविस्ट या आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट या हमारे जैसे जब लोग गए उसके न्याय की मांग उठाने के लिए, तो वहाँ पर 500 लोगों पर केस लगाया गया कि भाई ये देशद्रोह, और देशद्रोह मतलब महामारी के नाम पे देशद्रोह का केस लगाया गया कि महामारी फैला रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद ही इलेक्शन होता है, बिहार का इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पर कोई मास्क पहन के नहीं आया, वहाँ पर मोदी खुद रैली कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कि जो एजेंडा है इस सरकार का, जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है कि इस सरकार को जो बहुजन, वंचित और मूल निवासी और महिलाओं की जो आवाज़ है, उसको दबाने का ये सरकार काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल दबाने का काम किया। 2014 से लेकर 2021 आ गया, आप देखेंगे कि इस देश के अंदर जितनी इन लोगों ने अशांति फैलाई है, भाईचारा दूर किया है, कि इन्होंने सिर्फ मुद्दे बनाए हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाया है,
जो रियल में मुद्दे होने चाहिए, जो मोदी जी ने वादे किए थे, जो मोदी जी का स्वागत किया था, इनकी पार्टी का जो स्वागत किया था लोगों ने, नौजवान साथियों ने, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ठगा महसूस कर रहे हैं। किसान ठगे महसूस कर रहे हैं। सारे किसान कहते हैं कि हमने वोट दी, गलती कर दी है। सारे नौजवान ये कहते हैं। और महिलाओं की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनके शासन में कोई भी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब जाएं, सेंटर में ये है और देश के ज़्यादातर स्टेटों में ये लोग हैं। जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। बहन कुमारी मायावती का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल मैं ठीक कहता हूँ उस बात को कि 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन कुमारी मायावती का शासन था तो लोग सुरक्षित थे। वहाँ पर प्रशासन सही काम करता था। एक गरीब से गरीब आदमी की FIR होती थी। इस देश में आज की डेट ये है कि FIR कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है, एक उसका ऑर्डर है, ललिता वर्सी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 5 जजों का ऑर्डर है। वो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस स्टेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द FIR। वो ड्यूटी बाउंड है, रजिस्टर्ड करेगा FIR, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। मगर यहाँ तो देखा गया आपको कि अगर दलितों के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ कोई अगर एट्रोसिटीज होती है तो वहाँ पर FIR भी नहीं होती है। और जो एक एक्ट था हमारा जिसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, उस एक्ट को बार बार कमज़ोर कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि इन पर शोषण किया जाए, और शोषण इन पर ज़्यादा होगा तो फिर गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें जो अधिकार मिले वो संविधान से अधिकार मिले, संविधान को सुरक्षित करने वाली बात है। और जो बहनों के साथ हुआ, जो उन्नाव में हुआ, वो गलत हुआ है। उसकी CBI जाँच होनी चाहिए, और CBI जाँच होने के बाद में उनको, उस लड़की को, जो तीसरी जो हमारी बहन है, उसको दिल्ली में लाया जाए और अच्छा उसका ट्रीटमेंट दिया जाए। जब दिल्ली में 2012 में निर्भया होता है तो निर्भया को तो एयरलिफ्ट कर दिया जाता है, आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है, आउट ऑफ इंडिया बोला, सिंगापुर भेजा जाता है। अफसोस कि वो नहीं बचती है, वो भी हमारी बहन ही थी। मगर कहीं भी किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की अगर लड़की के साथ में अत्याचार होता है तो हम कैसे सोच रहे हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर बुद्ध रहते थे, अम्बेडकर रहते थे, जहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, और हम एक तरफ सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और एक तरफ बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए मोदी जी को कि मोदी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़िए, मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़िए। मंदिर बनाने के लिए आप पे इतना पैसा है, मगर लड़की को सुरक्षित करने के लिए आप पे पैसा नहीं है। निर्भय एक फंड बना था, निर्भय फंड, तो निर्भय फंड कहाँ लगाया जाता है? आपको कैसे लड़कियों को अवेयर नहीं किया जाता? कहाँ पे वो? क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है। आपकी पॉलिसी है धर्म की अफीम पिलाओ नौजवानों को, धर्म के नाम पर वोट लो और देश को बर्बाद करो। अगर ये लोग सत्ता में रहे तो ये देश बहुत जल्दी उस स्थिति में चला जाएगा कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सर, जिस तरह से आपने निर्भया वाला कांड जो निर्भया की जो आपने याद दिलाई, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहाँ तक मेरे को नॉलेज में है कि निर्भया जो है, एक जो लड़की थी वो जनरल कास्ट से थी, राइट, सामान्य जाति से थी। और यहाँ पर उन्नाव और हाथरस की जो लड़कियाँ हैं वो एक शेड्यूल कास्ट समाज से आती हैं, बहुजन समाज से आती हैं। उसके लिए ये देश के ऊपर भी एक सवाल है कि जब निर्भया वाला कांड हुआ तो पूरा देश कोई कैंडल से मार्च कर रहा है, कोई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, कोई सरकार के खिलाफ खड़ा था। वो लोग आज कहाँ हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस देश में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो एक्टिविस्ट, हम रात दिन देखते हैं। जब किसी SC/ST का मुद्दा होता है तो वहाँ पर सिर्फ आपको SC/ST, मुस्लिम और OBC दिखाई देगा। ये जो हाई कास्ट के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणवाद वो लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं आते हैं। और अभी रिसेंटली रिंकू शर्मा, हाँ, कई मुद्दे हैं उसका अभी होते हैं तो वो सारी पार्टी निकल आती हैं, ये सारे हिंदू संगठन निकल आते हैं। मगर जब SC/ST की बात आती है तो ये अपने आप को, हम लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू हो, उनकी गलत फहमी, आप हिंदू नहीं हो, आप SC/ST हो। इनकी नज़रों में हिंदू सिर्फ जब हो जब आपको इनको वोट लेनी पड़ती है। आपको मानना पड़ेगा, जब दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ, रविदास मंदिर आंदोलन, तो रविदास मंदिर आंदोलन में वैसे तो ये मंदिर की बात करते हैं देश के अंदर कि भाई हम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। एक मंदिर टूटा, एक आश्रम टूटा तो कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया। तो सोच लेना चाहिए। वैसे NRC हुआ, NRC मुसलमानों ने कहा कि मुसलमानों को नहीं, तो संविधान की बात थी, सिर्फ मुस्लिम, दलित और OBC आए, कोई ब्राह्मण संगठन नहीं आया। अब किसानों की बात है, किसानों में अगर टिकैत जो है वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो ब्राह्मण कहते हैं उनका कि हम उनका पिंडदान करेंगे, तो वहाँ पर SC/ST OBC माइनॉरिटीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि ब्राह्मण को ये पता है, उन लोगों को ये पता है कि लड़ाई हमारी नहीं है। तो आपको समझ लेना चाहिए, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग, उनको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो आपके मुद्दे कोई नहीं उठाएगा, आपके अधिकारों को कोई भी संरक्षित नहीं करेगा। आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। आप हमेशा से भीख मांगते आए हो,
आप भी की मांगते रहोगे जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे। और माननीय काशीराम साहब ने 1984 में आपको एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी बहुमत में आपकी सरकार रही है। और 2007 से लेकर 2012 तक जब बहुमत में सरकार थी बहन कुमारी मायावती की, तो सब लोग सुरक्षित थे, सबको न्याय मिला था, सबको सम्मान मिला था, सबको सब कुछ मिला था जो भी सरकार देना चाहती है। शिक्षा पे भी अच्छा काम शिक्षा किया। बहुत सब कुछ मिला था, अच्छी सरकार थी, जो उन लोगों ने भी कहा था कि बहुत अच्छी सरकार है। तो आपको सरकार में आना पड़ेगा। आप सोचो कि बीजेपी आपको दे लेगी, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन बहुजन समाज की सरकार आज कैसे कहाँ से दिखता है आपको बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, कि सारे जितने भी लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आओ। मैं आपको सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल देता हूँ बुलंदशहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की। वहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं भाई, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और उधर बीएसपी का कैंडिडेट, दोनों के मिलाकर के वोट इतने बैठ रहे थे कि वो सीट जीत सकते थे, और वो सीट हार गए, भाजपा जीत गई। तो ये इस तरह का जब ट्रेंड बहुजन समाज के अंदर खुद के अंदर पैदा हो गया है, हम उनको तो दोष दे रहे हैं कि वो हमारे पर शोषण कर रहा है, हम भी कहीं ना कहीं बिखरे हुए तो हैं। देखो ये इसका क्या इलाज है? ये समाज को समझना पड़ेगा कि जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वैसे ही बीजेपी करती है डिवाइड एंड रूल। तो आपको अपना जो वोट है, जो बहुत कीमती वोट है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी करने के बाद ये वोट का अधिकार आपको दिलाया है, इस वोट को बिखरने मत देना आप। मैं भीम आर्मी को पहले भी सपोर्ट करता था, आज भी सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं आज़ाद समाज पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है उस पार्टी की जो माननीय काशीराम साहब ने खुद बनाई है, पॉलिटिकल रूप में। माननीय काशीराम साहब ने एक सपना देखा था कि देश के अंदर बहुजनों की सरकार आनी चाहिए, और जो साबित भी करा उत्तर प्रदेश के अंदर। चंद्रशेखर को बहुत टाइम है अभी, चंद्रशेखर तो बहुत जवान भी हैं, हमसे भी बहुत छोटे चंद्रशेखर, तो उनको अभी राजनीति में जाने में बहुत समय है, मगर सामाजिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए उनको समय है। अगर वो सामाजिक आंदोलन बढ़ाएं और बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल आंदोलन जैसे भाजपा के कोर संगठन आरएसएस हैं, वीएचपी है, सब उसी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो लोग। तो उन्होंने जो पार्टी बना के वो आरएसएस का ही काम करने का काम किया है इनडायरेक्टली। जो आरएसएस चाहती है, जो बीजेपी चाहती है कि छोटे छोटे दलों में लोग बट जाएं, और छोटे छोटे दलों में वोट बटेंगे तो जो उनकी इंटैक्ट वोट है वो उनको मिल जाएंगी, और जो हमारी वोट है उसमें बिखराव हो जाएगा। जब हमारी वोटों में बिखराव आ जाएगा तो कम वोटों से भी जीत जाएगा, जैसे वो बिहार में जीते हैं। अब की बात 4 मोर्चे बन गए, ऐसे उत्तर प्रदेश में 4 मोर्चे बनने वाले हैं। अगर जो हमारी वोट है वो लिमिटेड वोट है, 22% SC की वोट है, SC ST की, उसके बाद OBC की है, और फिर मुस्लिम है। अगर हम सारे वोट बहन कुमारी मायावती को दे दें और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात करें तो कौन रोक लेगा? दिल्ली में दिखाया अपने, दिल्ली की जनता ने जब तैयार किया तो ये सारे मिनिस्टर आ गए इनके, और सारे मिनिस्टरों ने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए कि देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, क्या क्या किया इन्होंने किया। पूरा उसके वोट को पैरालाइज करने का काम किया। मगर यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया, ऐसे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हरा सकते? उत्तर प्रदेश में जब आप शासन देख चुके हो बहन कुमारी मायावती का, तो आपका एक मौका और दें 2022 के अंदर, एक मौका दें। जब तो हमारे पास में ना तो सोशल मीडिया था, ना हमारी मीडिया सुनता था, तो बहन कुमारी मायावती के 2012 में जो काम किए 2007 से, वो समाज को नहीं पता लग पाए, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। वो 2008 के बाद 2012 के बाद ही आया सोशल मीडिया, आपने देखा होगा 3-4 साल में बढ़ा है। आज जो बहन कुमारी मायावती काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी जो काम करेगी, पूरे देश में पता लगेगा ऐसा कोई लीडर ही नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा की पार्टी नहीं है। जो विचारधारा बड़ी स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, जहाँ पर हमारी बेटियाँ सेफ रहेंगी। अगर हम लोगों को अपना मान सम्मान बढ़ाना है, हम लोगों को अपनी बेटियों को, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, देश में संविधान को सुरक्षित रखना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। और जब तुम्हारी सरकार होगी तो फिर तुम्हें किसी से मांगना नहीं होगा कि हमको बचाओ। फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा कि हमारी FIR नहीं हो रही है। FIR होगी आपकी, न्याय मिलेगा आपको। आज तो FIR से लेके और ट्रायल तक आपको संघर्ष करना पड़ता है, जो सरकारों को करना चाहिए। तो सरकार अगर अच्छी होती है, सरकार अपनी होती है, तो डेफिनेटली अपने सब काम होते हैं, और जब सरकार अच्छी नहीं होती तो फिर अपना काम नहीं हो पाता। तो साथियों, आप सुन रहे थे एडवोकेट सुजीत सम्राट जी को, जो बहुत सामाजिक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात अपने तरीके से पॉलिटिकल और जो भी उन्नाव और मनीषा, कई सारे केसेस को बड़े खोल करके आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उस पर चलने का काम करेंगे। इसी के साथ सुजीत साहब से विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में सुजीत साहब के साथ मिलेंगे दूसरे किसी मुद्दे पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है।
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।